अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड पर डिस्कशन करेंगे और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये है व्हाई न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड सो। स्टूडेंट्स, आपने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना हुआ है, प्रोटीन्स का नाम सुना हुआ है, आपने लिपिड्स का नाम सुना हुआ है। उन तीन बायोमोलिक्यूल्स की तरह न्यूक्लिक एसिड्स भी एक मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये ना ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ना ही प्रोटीन्स हैं और ना ही लिपिड्स हैं। तो ये क्या है, इनका नाम न्यूक्लिक एसिड्स क्यों रखा जाता है? तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनकी नेमिंग देखते हैं। इनकी नेमिंग न्यूक्लिक एसिड्स क्यों रखी गई? देखें स्टूडेंट्स, इनका नाम न्यूक्लिक एसिड जो रखा गया वो इसके पीछे जो रीजन है वो इनकी डिस्कवरी है। इनकी डिस्कवरी की वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। कैसी डिस्कवरी? स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल्स। चूंकि न्यूक्लियस में डिस्कवर हुए तो पहले इनका जो नाम रखा गया, सबसे पहला नाम इनका था न्यूक्लियन। सबसे फर्स्ट नेम जो इनका रखा गया न्यूक्लियन था। और बाद में जब ये डिस्कवर हुआ कि दे हैव एसिडिक नेचर, तो इनकी एसिडिक नेचर की वजह से और न्यूक्लियस से डिस्कवरी की वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दे दिया गया। न्यूक्लिक फ्रॉम न्यूक्लियस because they were discovered from the nucleus, and acids because they are acidic in nature. This is the reason of their naming. Now let us discuss about the chemical nature, और यही आपने आज का टारगेट है आपका। स्टूडेंट्स देखिए, केमिकल बेसिस पे हम न्यूक्लिक एसिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक डीएनए है और दूसरा आरएनए है। आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस बताऊंगा वो आपने साथ साथ नोट डाउन करने हैं। अब पहली बात तो ये कि डीएनए और आरएनए जो हैं दोनों न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं, लेकिन इनमें कुछ केमिकल बेसिस पे, केमिकल नेचर की वजह से कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों न्यूक्लिक एसिड। मेजर फ्रेमवर्क जो है वो सेम होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इनकी केमिकल नेचर। तो स्टूडेंट्स, केमिकली न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के ये पॉलीमर्स हैं। न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हम कहते हैं जैसे स्टूडेंट्स छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बना रहे थे, ऐसे ही छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो लॉन्ग चेन है स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग चेन जो है ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड की है। लेकिन इसके अंदर ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को बड़ा करके देखें, ये एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह का होता है। इसके अंदर तीन चीजें हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं एक लंबी चेन बना देते हैं, एक पॉलीमर बना देते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस पॉलीमर को आप न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये जो पॉलीमर है ये डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। डीएनए कब होगा, आरएनए कब होगा, ये भी हम साथ साथ इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पहले ये देखें कि जिस चीज के ये पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर फर्दर क्या चीजें हैं? इस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें हैं, एक, दो और ये तीसरी चीज। आइए देखते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर कहते हैं 5 कार्बन वाली शुगर, जिसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब पेंटोज शुगर जो है वो दो टाइप की पॉसिबल हैं। एक टाइम पे एक ही होगी, ये जो पेंटोज शुगर है ये पेंटोज शुगर है, और जो दूसरी चीज है इसमें वो नाइट्रोजनस बेस है। ये स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस बेस है। और जो तीसरी चीज है वो फॉस्फेट है। फॉस्फेट 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। इसमें 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पेंटोज जो है, पेंटोजिस, डीएनए के अंदर पेंटोजिस दो टाइप की हो सकती हैं। एक स्टूडेंट्स हो सकती है राइबोज। ओके, पेंटोज, ये एक एल्डोपेंटोज है। और एक हो सकती है डीऑक्सी राइबोज। एक टाइम पे एक ही होगी। अगर राइबोज होगी न्यूक्लियोटाइड में तो उसको बोलेंगे आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर डीऑक्सी राइबोज होगी तो डीएनए बनेगा, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके,
तो पेंटोजेस दो टाइप की हो सकती हैं, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो है वो आरएनए में होगी और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होगी। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? कार्बन नंबर 2 पे अगर तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल पूरा है तो स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल सारा आरएनए का है, ये राइबोज शुगर है। और अगर एक ऑक्सीजन कम है कार्बन नंबर 2 में, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सिल की जगह पर, तो इसे आप क्या देते हैं? डीऑक्सीराइबोज। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपकी बात हमने कर ली किसके बारे में? पेंटोज के बारे में। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस भी जो है वो डीएनए के अंदर दो टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। आइए अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस कितनी टाइप की। स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि ये जो चीज थी ये क्या थी? ये राइबोज थी, सॉरी पेंटोज थी, पेंटोज। और पेंटोज दो टाइप की हो सकती है, या तो राइबोज हो सकती है और या फिर डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। राइबोज किस में होगी? आरएनए में होगी। और डीऑक्सीराइबोज किस में होगी? डीएनए में होगी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, ये वाली नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस स्टूडेंट्स दो टाइप की हैं। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप की हैं। एक है इसमें से, एक को हम कहते हैं कि एक प्यूरीन्स हैं, प्यूरीन्स डबल रिंग वाली होती हैं, और एक जो है वो पायरीमिडीन्स हैं, पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है वो डबल टू रिंग वाली होती हैं, जबकि पायरीमिडीन्स सिंगल रिंग वाली होती हैं, सिंगल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे आपको यहां पर डबल रिंग नजर आ रही है, एक ये रिंग है और दूसरी रिंग ये है, तो ऐसी नाइट्रोजनस जो है, ये कौन सी नाइट्रोजनस बेस है? ये स्टूडेंट्स प्यूरीन है। अब प्यूरीन आगे दो टाइप्स की हो सकती है। प्यूरीन जो है वो एक एडेनिन भी हो सकती है और दूसरी हो सकती है स्टूडेंट्स थायामीन के बाद हमारे पास एडेनिन के बाद एडेनिन, और दूसरी जो है वो गवानीन हो सकती है, गवानीन। तो ये स्टूडेंट्स प्यूरीन्स हैं डबल रिंग वाली। जबकि पायरीमिडीन्स में सिंगल रिंग वाली साइटोसिन है, और साइटोसिन के अलावा आपके पास एक और आ जाती है, दैट इज थायामीन, और एक है यूरासिल। तो स्टूडेंट्स साइटोसिन जो है और थायामीन, थायामीन जो है ये डीएनए में होती है, और थायामीन की जगह यूरासिल होती है आरएनए के अंदर। यूरासिल आरएनए में और थायामीन डीएनए के अंदर। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस। आइए अब हम देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप किस तरह से अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो स्टूडेंट देखें, आपके पास ये जो दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक नाइट्रोजनस बेस है और एक पेंटोज शुगर है। इन दो चीजों को आप कहते हैं, ये जो दो चीजें हैं इनको आप कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। इसमें दो चीजें हैं, एक पेंटोज शुगर है और एक इसमें नाइट्रोजनस बेस है। अब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। यहां तक मोनोफॉस्फेट है, यहां तक डाइफॉस्फेट है और यहां तक ट्राइफॉस्फेट है। जैसे स्टूडेंट्स आपने एटीपी को भी देखा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें तीनों फॉस्फेट होते हैं। ओके, तो अगर हम इसको एडेनिन समझ लें तो यहां तक होगा न्यूक्लियोसाइड होगा, यहां तक ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियोसाइड है, यहां तक जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यहां तक एक और फॉस्फेट आ गया है तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, और यहां से लेके जिसमें तीसरा फॉस्फेट भी आ गया है यहां तक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन किस तरह से करते हैं। एक इसी न्यूक्लियोटाइड को देख लेते हैं और इसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड देखते हैं कि ये आपस में किस तरह से आपस में लिंकेज करते हैं और पॉलीमर बना देते हैं न्यूक्लिक एसिड का। तो यानी कि स्टूडेंट्स अभी आपने इसी लेक्चर में बात की थी कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं। एक ये न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा ये न्यूक्लियोटाइड है, ये फोर्थ है। ये आपस में देखते हैं कि बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो स्टूडेंट्स इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम एक और यहां पर न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं,
और ये स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड की एक राइबोज शुगर है, ये वाली पेंटोज बनाई हमने ये, और ये यहां पर इसकी नाइट्रोजनस बेस है, और नाइट्रोजनस बेस आपको पता है ये डबल रिंग वाली आपको नजर आ रही है, तो ये प्यूरीन होगी। ओके, ये पेंटोज का फर्स्ट कार्बन है, ये पेंटोज का सेकंड कार्बन है, ये पेंटोज का थर्ड कार्बन, इसी तरह ये भी पेंटोज का थर्ड कार्बन है, और इस कार्बन के पास एक OH भी होगा। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स यहां पर पहले आप ये देखिए कि फॉस्फेट ग्रुप किस तरह होता है। असल में जो P लिखा हुआ है ना, इस फॉस्फेट ग्रुप का ये स्ट्रक्चर होता है, इस फॉस्फेट ग्रुप का स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है इस फॉस्फेट ग्रुप का। एक फॉस्फेट, ये जो सर्कल में P लिखा हुआ है इसमें एक में ये होता है, यानी कि आप यहां पर अगर एक फॉस्फेट बनाएं तो स्टूडेंट्स एक फॉस्फेट जो है वो इस तरह से है, ये एक फॉस्फेट है, इसके आगे दूसरा फॉस्फेट भी अटैच हो सकता है, तीसरा भी, 3 तक फॉस्फेट लग सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फॉस्फेट जो है वो फिर इस तरह से होगा, इस तरह से ये फॉस्फेट है। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो है ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, इसका हाइड्रोक्सल कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सल और इधर से फॉस्फेट का जो है वो हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइन करके ये वाटर रिमूव कर देंगे, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स यहां पर भी कंडेंसेशन रिएक्शन वैसे ही हो रहा है जैसे मोनोसेक्राइड्स में हुआ था और प्रोटीन फॉर्मेशन में हुआ था, लेकिन यहां पर जो कंडेंसेशन है वो किस में हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 3 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाएंगे तो अब जो है ये बॉन्ड बन जाएगा COP। ये जो COP बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। So students, it is all about the chemical nature and the bond formation of nucleotides in DNA and RNA. DNA एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। DNA के अंदर थायामीन होती है प्यूरिन पायरिमिडीन में, और साथ साइटोसिन है, और जबकि RNA के अंदर थायामीन की जगह यूरासिल होती है, नाइट्रोजनस बेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज।